सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सार लेखन। सार लेखन का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। संक्षेप यानी कि किसी चीज को छोटा करके कहना। किसी विस्तृत अवतरण से अनावश्यक एवं अप्रासंगिक बातों को हटाकर उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लगभग 1/3 शब्दों में व्यक्त करना सार लेखन कहलाता है। यानी कि किसी भी अवतरण के, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक पूरी घटना का एक लेखन किया हुआ है किसी ने, अब उसमें से भी आपको उसका सार लेखन करना है। तो आप क्या करेंगे, उसमें से जो भी अनावश्यक यानी जिसकी कोई आवश्यकता ना हो ऐसा, और जो अप्रासंगिक जिसकी जो महत्वपूर्ण ना हो, इस प्रकार की बातों को उसमें से आप हटा देंगे और केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो महत्वपूर्ण होंगे सिर्फ उन्हीं तथ्यों को, यानी कि पूरा जो लेख है उसका लगभग 1/3, ठीक है, उस शब्दों में आप व्यक्त करेंगे। अपने जो भी आपने लेख है उसको जो व्यक्त कर रहे हैं आप, तो उसे सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही व्यक्त करेंगे, तो उसे हम कहते हैं सार लेखन। सार लेखन के सामान्य नियम क्या है, चलिए उनको जान लेते हैं। जिस मूल अवतरण का सार लेखन करना हो उसे एक या अधिक बार पढ़ना, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ठीक है। जिस भी आप जो अवतरण है यानी कि जो भी लेखन है जिसका आप सार लेखन करने वाले हो, तो उसे हमें एक या उससे भी अधिक बार पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद उसे हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी इसमें से महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन सी अनावश्यक। दिए गए सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंश रेखांकित कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपना लेख पढ़ रहे हो, लेख कितना भी बड़ा हो सकता है, 2 पेज का, 3 पेज का, तो जो भी आवश्यक महत्वपूर्ण अंश है, ठीक है, उनको क्या है, रेखांकित करना है। वो इसलिए क्योंकि आप एक बार अगर लेख पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको महत्वपूर्ण अंशों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपने उसको रेखांकित किया है, इसलिए आप पहले ही देखकर पहचान लेंगे कि कौन सी जगह महत्वपूर्ण है। सार लेखन सदैव अन्य पुरुषों में लिखा जाना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष उक्ति को हिंदी की प्रकृति के अनुकूल परोक्ष उक्ति में बदल देना चाहिए। तो सार लेखन जो होता है वो हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है और इसमें प्रत्यक्ष उक्ति जो कि हिंदी की प्रकृति के अनुसार परोक्ष उक्ति में बदल दी जाती है, ठीक है। सार मूल अवतरण का 1/3 होना चाहिए। हमने पहले भी यहाँ पे कहा है कि जो भी हमारा मूल अवतरण है यानी कि मुख्य जो लेख है जिसका हम सार लेखन कर रहे हैं, ये सार लेखन उसका 1/3 हिस्सा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार 1/3 हिस्सा होना चाहिए, यानी उसका जो एक अंश है वो हम निकाल देंगे। तो इतने छोटे में हमें अपनी पूरी बात कहनी होती है जो इतना बड़ा है। मूल अवतरण के शब्दों या वाक्यांशों को यथासंभव नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कोई शब्द अर्थाभिव्यक्ति में सहायक हो और उसका पर्याय न मिल रहा हो तो उसे लिया जा सकता है। देखिए, मूल अवतरण में जो शब्द या वाक्य जैसे हैं, हमें ठीक वैसा ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जैसे शब्द हैं वैसे ही अगर हम लिखते चले जाएंगे तो जो लेख में लिखा है वैसा ही तो हमारा सार लेखन भी वैसा ही होता चला जाएगा। तो इसलिए हमें जैसा है ज्यों का त्यों नहीं करना है। यदि कोई शब्द अर्थाभिव्यक्ति, ठीक है, अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक हो, ठीक है, और उसका कोई पर्याय ना मिल रहा हो, मान लीजिए लेख में कोई ऐसा शब्द लिखा है कि जैसा हम अर्थ व्यक्त करना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वो शब्द जो उसमें लिया गया है अवतरण में वो बिल्कुल सही है और हमें उसके जैसा ही उसके पर्याय में कोई और शब्द नहीं मिल रहा है, तब हम उस शब्द को ले सकते हैं। उपयुक्त बातों के आधार पर दिए गए अवतरण का कच्चा प्रारूप तैयार करके आवश्यक संबोधन के बाद सार लेखन को अंतिम रूप देना चाहिए। उपयुक्त बातों मतलब जो भी हमने ये ऊपर जितनी बातें पढ़ी हैं, जितने भी नियम पढ़े हैं, इन नियमों के आधार पर जब हम अवतरण से जो हम सार लेखन करते हैं तो उसका हमें कच्चा प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो संशोधन यानी कि काट छाट, उसमें क्या कुछ नया जोड़ना है, कहाँ शब्दों को बदलना है, कहाँ कोई शब्द व्यर्थ में आ गया है तो उसे हटाना है, तो इसे हम कहते हैं संशोधन करना यानी काट छाट करना। तो संशोधन करने के बाद हम सार लेखन का अंतिम रूप देंगे, ठीक है। उससे पहले जो हमने लिखा है वो एक तरह से कच्चे प्रारूप के तौर पे है, उसे हम देखेंगे, दोबारा जांचेंगे, परखेंगे, उसमें सही गलत जो भी निकालना है वो करेंगे, उसके बाद हम अपने सार लेखन का अंतिम रूप देंगे।
गद्यांश का शीर्षक पूछा गया हो तो उसे देना अनिवार्य है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर जो भी गद्यांश हमें दिया गया है, यानी अवतरण दिया गया है या कोई भी एक प्रकार का लेखन दिया गया है जिसमें से हम सार लेखन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे अगर ये पूछा गया है कि इसका क्या शीर्षक होगा तो वो आपको बताना बहुत जरूरी है। यदि न पूछा गया हो तो भी शीर्षक देना अनुचित नहीं है। अगर शीर्षक ना भी पूछा जाए तो भी अगर आप अपनी मर्जी से शीर्षक दे देते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी शीर्षक दे सकते हैं। तो सार लेखन का एक उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे त्योहार क्या हैं? अनादिकाल से अनंत काल तक प्रवाहमान जीवन यात्रा के बीच मिलने वाले छायादार वृक्ष। इस अनंत पथ पर यात्री मानव समाज अपने एक से जीवन और एक से श्रम से थककर इन त्योहारों के नीचे पड़ाव डालता आया है। इस दिन काम काज की जगह सुख दुख की बात पूछी जाती है। कठोर भाषा की जगह गीतों की सुमधुर रागनी सुनाई देती है। ये त्योहार मनुष्य को अपने सामाजिक होने की याद दिलाते हैं। जीवन में ये त्योहार क्या आते हैं, चारों ओर स्नेह और आनंद की लहर सी उमड़ने लगती है। आदमी का मन यह महसूस करता है कि जब तक वह झुकेगा नहीं, खाली घड़े की तरह ऊपर ही तैरता रहेगा। आशीर्वाद रूपी निर्मल जल पाने के लिए तो उसे किसी के चरणों में श्रद्धा से विनत होना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे शीर्षक दे रखा है, त्योहारों का महत्व या त्योहारों की सीख। ठीक है, इसमें से हम दोनों में से कोई सा भी शीर्षक, जैसा मान लीजिए दोनों ही शीर्षक सटीक बैठ रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ही शीर्षक दे दिए गए हैं। फिर यहाँ सारांश भी दिया हुआ है। मनुष्य के जीवन में त्योहारों का वही महत्व है जो यात्रा के समय पथ पर खड़े छायादार वृक्षों का। जैसे यात्री थकने पर उन वृक्षों के नीचे आराम करता है, वैसे ही दिन प्रतिदिन के उबाऊ कठोर जीवन में परिवर्तन लाने मन और शरीर को विश्राम देने के लिए त्योहार मनाते हैं। त्योहार के दिन वह मनोरंजन के साथ सामाजिक दायित्व को निभाते हुए देवी देवताओं के प्रति अपना विनीत भाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक ये था पूरा इनका लेख, यहाँ पे अवतरण था या ये कहें कि कोई एक गद्यांश था। फिर उसमें से यहाँ पे इसका सारांश किया गया। सारांश यानी कि सार लेख जो होता है, ठीक है, सारांश है। यहाँ पे पहले शीर्षक दिया गया, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद, गद्यांश को पढ़ने के बाद शीर्षक दिया गया, फिर उसके बाद उसका सार लेखन किया गया। आप देखिए ये पूरे ही गद्यांश की कितने कम पंक्तियों में, 1 2 3 4 पंक्तियों में इन्होंने पूरा का पूरा गद्यांश के भाव को लिख दिया है। और इन्होंने ज्यों के त्यों शब्द नहीं लिए हैं, बल्कि अपने अनुसार जो शब्द सटीक बैठ रहे हैं उन शब्दों को लिया है। तो इस प्रकार करते हैं सार लेखन। अब आप आराम से समझ गए होंगे सार लेखन क्या है, इसे किस प्रकार किया जाता है और इसके नियम क्या है। तो अब आप इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको सार लेखन करने में कोई परेशानी कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।